स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, आती है। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो देखे। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे, जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, रेगुलर एक्सप्रेशन था, मैथ ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट, राइट। फिर कुकीज देखे, उसके साथ ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स भी देखे बहुत सारे। अलग अलग तरह के ब्राउजर मैम ऑब्जेक्ट्स फिर है, से जैसे विंडो, स्क्रीन गई हिस्ट्री। है। आएगी आएगी, ओके। आई के बताओ मुझे। दिख रही है? नो मैम। हाँ, अभी आई। ठीक है, तो देखो बहुत तरह के हमने ऑब्जेक्ट्स देखे ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि तुम्हारा विंडोज हो गया, हिस्ट्री हो गया, नेविगेटर हो गया, सारी चीजें देखे, राइट। तो वही जावास्क्रिप्ट के दो टॉपिक उस दिन रह गए थे चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। दैट इज जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और दूसरा था जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। तो दोनों टॉपिक कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। देखो व्हाट इज एचटीएमएल डॉम या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। When a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page. The HTML DOM model is constructed as a tree of objects. तो देखो जब भी कोई चीज की प्रोग्रामिंग तुम लोग करोगे, जैसे अगर HTML में कोई पेज बना रहे हो, एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हो HTML में, तो जब भी वो पेज लोड होगा, जैसे उसको जब भी तुम ओपन करोगे तो वो लोड होगा, राइट। तो उसी के लिए एक डॉम मॉडल क्रिएट होता है। दैट इज वही डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट होता है। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, देखो। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इन द सेंस जिस डॉक्यूमेंट को तुम रन कर रहे हो, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट कौन सा रहेगा? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी वेब पेज तुम क्रिएट करोगे उसकी बैकएंड में जो कोडिंग रहेगी वो तुम्हारी एचटीएमएल में रहेगी, राइट। तो जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? तुम्हारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो नीचे देखो, वही डॉक्यूमेंट के नीचे रूट एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है? HTML। मतलब क्या, जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट है। फिर उसी HTML के अंदर हम दो टैग्स ओपन करते हैं, राइट। एक होता है हेड टैग, हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग वगैरह ओपन करते हैं, और दूसरा होता है बॉडी टैग। तो जो दो मेन टैग्स होते हैं HTML टैग के अंदर वो कौन से है? हेड टैग एज वेल एज बॉडी टैग। तो देखो HTML के अंदर फिर से दो वेज दिए हुए और दो टैग्स बताए हुए, दैट इज फर्स्ट इज हेड टैग एंड द सेकंड वन इज बॉडी टैग। अब हेड टैग के अंदर देखो टाइटल आता है, ठीक है। टाइटल बोले तो पेज का टाइटल, जो उस दिन मैंने बताई, जो ऊपर तुम्हारे एक तरह से टैब जो रहता है, टैब्स जो ओपन होते हैं, वो टैब्स में जो नेम नजर आता है वो तुम्हारा टाइटल होता है। जो भी पेज का टाइटल तुम दोगे वो वहां पे नजर आएगा। तो HTML रहता है टाइटल के अंदर, देखो नीचे फिर से एक लाइन देके क्या दिया हुआ है? माय टाइटल वहां पे लिखा है, मतलब तुम जो भी टाइटल डालोगे वो। उसी के साथ बॉडी टैग के अंदर देखो अगेन तीन चीजें दी हुई है। बॉडी टैग के अंदर तुम क्या क्या लगा सकते हो? फर्स्ट थिंग इज, दो चीजें पहले तो दी हुई है, एक है एलिमेंट एंड दूसरा है एलिमेंट ए एंड दूसरा है एलिमेंट H1। क्या है, ए टैग से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ए से हम नॉर्मली लिंक है किसी डॉक्यूमेंट को किसी इमेज देने के लिए हम ए टैग लगाते हैं, उस दिन हमने देखे, राइट। जैसे अगर कोई अलग से पेज की लिंक तुम्हें देनी है तो ए टैग लगा दो, कोई इमेज ऐड करनी है तो ए टैग लगता है, राइट। कोई भी चीज की लिंक या पाथ देना है तो ए एचरेफ हम लगाते हैं। तो ए टैग के साथ देखो बाजू में एचरेफ दिया हुआ है, ठीक है। उसी के साथ नीचे माई लिंक दिया हुआ है कि तुम कोई भी लिंक यहाँ पे डालोगे वो लिंक हो जाएगी ए टैग के अंदर, ठीक है। किसके थ्रू? तुम्हारे ए टैग के थ्रू, ए एचरेफ के थ्रू। तो एचरेफ क्या है? रेफरेंस है एक तरह से डॉक्यूमेंट का या फिर कोई भी अलग पेज का। तो ए टैग के साथ हम एचरेफ लगाते हैं और उसके आगे इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में कोई भी लिंक दे देते हैं। तो जो भी वो लिंक पे क्लिक करेगा या नेम पे क्लिक करेगा वो उस पर्टिकुलर लिंक पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो ए टैग के अंदर तुम दो चीजें हैं तुम्हारी, एचरेफ एंड माई लिंक। उसके बाद आता है तुम्हारा H1 टैग। अब H1 टैग में क्या आएगा? तुम्हारा हेडर आएगा, जो भी हेडिंग्स तुम दोगे वो। तो देखो अगर एक HTML का डॉक्यूमेंट तुम क्रिएट कर रहे हो और उसको रन कर रहे हो, तो उसके लिए एक डॉम
कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, टाइटल के अंदर माई टाइटल दिया हुआ है और बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही चीजें दी हुई है, दैट इज ए टैग और H1 टैग। बहुत सारे टैग्स हम लगाते हैं लेकिन यहाँ पे बॉडी में सिर्फ दो ही टैग्स दिए हुए, ए टैग और H1 टैग। क्यों? क्योंकि जो तुमने डॉक्यूमेंट बना के रन किए हो उसमें यही दो चीजें हैं। सपोज तुमने एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें तुमने पैराग्राफ टैग भी लगाए, इमेज टैग भी लगाए, वीडियो टैग भी लगाए, ऑडियो टैग भी लगाए, ठीक है, किसके अंदर? बॉडी के अंदर। तो उस डॉक्यूमेंट का जो डॉम मॉडल बनेगा या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनेगा वो कैसा रहेगा? बॉडी के अंदर ए टैग और H1 टैग की जगह क्या आएगा? P टैग आएगा। उसके बाद कौन सा लगाए तुमने? इमेज टैग आएगा, ऑडियो टैग आएगा, वीडियो टैग आएगा, ठीक है। तो जिस हिसाब का डॉक्यूमेंट तुम खुद क्रिएट करते हो उसी के रेफरेंस में तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम, समझा। ठीक है। With the object model, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML. तो देखो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू जावास्क्रिप्ट बहुत तरह की डायनामिक चीजें कर सकती है। डायनामिक HTML बोले तो जिसमें तुम कुछ चेंजेस कर सकते हो। देखो दो तरह के वेब पेजेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक जो कि फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, जिस तरह से बनाया हुआ है उसी तरह से रहना है। और डायनामिक जिसमें तुम अलग अलग फीचर्स ऐड कर सकते हो, जिसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। तो देखो नीचे क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज। जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुम सारे एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो पेज के। कैसे? बस जो ऊपर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट हुआ है वहां पे एलिमेंट्स को चेंज कर देना है, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स इन द पेज। फिर जो जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, ए का एट्रीब्यूट href दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा एट्रीब्यूट हो गया। तो जिस टैग के साथ आगे जो चीज लगाते हैं हम, जैसे हेड H1, फिर आगे कलर एट्रीब्यूट लगाते हैं और फिर कलर स्पेसिफाई करते हैं। तो एट्रीब्यूट जो टैग के साथ में लगने वाली चीज है वो एट्रीब्यूट होता है। तो तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हो। फिर जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द CSS स्टाइल्स इन द पेज। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम CSS फाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जो CSS दैट इज हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो पूरा चैप्टर हमने देखे थे, जो पेज को स्टाइल देने में हेल्प करती है, राइट, उसको भी चेंज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट कैन रिमूव एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू तुम एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को रिमूव भी कर सकते हो, दैट इज परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। फिर देखो जावास्क्रिप्ट कैन ऐड न्यू HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से तुम डिलीट करने के साथ साथ तुम न्यू एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को ऐड भी कर सकते हो। उसी के तरह देखो, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स इन द पेज। जो भी इवेंट्स वहां पे हो रहे हैं, जैसे तुमको मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि जावास्क्रिप्ट से हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं, यही नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले। तो अगर वैसा कोई एक्शन वहां पे परफॉर्म हो रहा है, या दूसरा एग्जांपल ले लो कि बटन पे कोई एक्शन लगाया हुआ है कि बटन पे क्लिक करने के साथ कोई दूसरा पॉपअप मैसेज आ रहा है, या फिर उस दिन हमने पॉपअप बॉक्सेस देखे, तो ये अलग अलग तरह के इवेंट्स है, अलग अलग तरह के एक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इनको भी रिएक्ट कर सकता है या चेंज कर सकता है एक तरह से, किसको? जो भी HTML इवेंट्स तुम्हारे पेज में हो रहे हैं उन सारी चीजों को। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू HTML इवेंट्स इन द पेज। और तुम जावास्क्रिप्ट के ही हेल्प से नए इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हो तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट योर डॉम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्रिएट होता है जब कोई HTML पेज को तुम लोड करते हो, और ये सारे टैग्स को स्पेसिफाई करता है जो भी तुमने डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किए हो। तो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू तुम टैग्स को चेंज कर सकते हो, न्यू टैग्स को ऐड कर सकते हो, प्रीवियस टैग्स को डिलीट कर सकते हो, नए इवेंट्स ऐड कर सकते हो, पुराने इवेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डॉम समझ में आया? क्लियर है डॉम? यस मैम, समझ में आया। ठीक है। फिर नाउ सी जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। सिंपलर टॉपिक है एकदम, लास्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के चैप्टर का। बहुत लेंथी चैप्टर था ये, तो आज खत्म हो जाएगा फाइनली। देखो, HTML form validation can be done by JavaScript. If a form field fname is empty, this function alerts a message and returns false to prevent the form from being submitted. Form validation क्या होता है? सपोज तुम इंटरनेट पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, अमेजोन का ही एग्जांपल ले लो कि कोई चीज परचेस कर रहे हो और उसका फॉर्म तुम्हें फिल करना है। तो वो फॉर्म कैसा रहेगा? तुम्हारा फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, फोन नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो तुम्हारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो तुमसे पूछेगा। सपोज ईमेल आईडी के जगह तुमने कोई अलग ही फॉर्मेट यहाँ पे डाल दिए, और जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट नेम डालना था वहां पे तुमने वो एम्प्टी रख दिए प्लेस, वहां पे कुछ भी ऐड नहीं किए, बाय मिस्टेक हो गया,
कि तुम्हारा फर्स्ट नेम की फील्ड एम्प्टी रह गई और ईमेल आईडी की जो फील्ड थी वहां पे कोई और ही फॉर्मेट में तुमने कोई चीज डाली, तो जब तुम सबमिट करने के लिए जाओगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इंस्टेड वो वहां पे रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है या कोई एरर मैसेज आता है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। कहाँ पे शो होगा? जहां पे तुमने एम्प्टी रखे हो फील्ड को, तो वहां पे लिख कर आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, या फिर कोई और एरर मैसेज आएगा। और जहां पे तुमने ईमेल आईडी के जगह अलग ही फॉर्मेट डाले हो, वहां पे क्या लिख कर आएगा? प्लीज फिल इन दी प्रॉपर ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये क्या होता है? फॉर्म वैलिडेशन होता है। अगर तुम फॉर्म वैलिडेशन किसी फॉर्म पे अप्लाई नहीं करते हो तो यूजर गलत इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है तुम्हारे डेटाबेस में। यूजर गलत इंफॉर्मेशन ना स्टोर करे, या फिर अगर मिस्टेक हो रही है यूजर से तो वो मिस्टेक सुधारी जा सके, इसीलिए फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई किया जाता है ताकि प्रॉपर डेटा किसी भी वेबसाइट ओनर के डेटाबेस में स्टोर हो पाए। अगर कोई चीज परचेज करते वक्त हो सकता है तुमने नाम ही नहीं डाले, या फिर एड्रेस में मिस्टेक कर दिए, ईमेल आईडी में मिस्टेक किए, तो प्रॉब्लम किसको होगी? जो वेबसाइट का ओनर रहेगा उसी को प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली उस आइटम को तुम तक शिप नहीं कर पाएगा जब तक उसको तुम्हारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यूजर का एक करेक्ट डेटा लेने के लिए डेटाबेस में हम फॉर्म वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन देखो किस तरह से किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के लिए दिया हुआ है कि अगर एफ नेम दैट इज फर्स्ट नेम की फील्ड एम्प्टी रहेगी तो एक अलर्ट मैसेज आएगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, या फिर जो भी तुम लिखोगे वो आएगा। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिए जावास्क्रिप्ट में, और फंक्शन क्या है? वैलिडेट फॉर्म। वैलिडेट फॉर्म वाला फंक्शन फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमेशा यूज होता है। वैलिडेट फॉर्म पैरेंथेसिस ओपन क्लोज फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। देखो अब लेट एक्स, एक्स क्या कर रहे हैं? तुम एक वेरिएबल डिनोट कर रहे हो, एक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। अब ये डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट तुमने क्रिएट किए हो, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा वो देना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। अब यहाँ पे फॉर्म्स क्या है? जो तुमने फॉर्म उस डॉक्यूमेंट के अंदर बनाए हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें दी हुई है डबल इन्वर्टेड में, एक यहाँ पे माई फॉर्म लिखा हुआ है और दूसरे यहाँ पे एफ नेम लिखा हुआ है। तो देखो नीचे एक फॉर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को इधर ही रुको और नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो। देखो एक फॉर्म हमने HTML में किए हैं, जैसे मैंने बताई थी फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। तो देखो फॉर्म टैग ओपन हुआ, फॉर्म के बाद नेम दिया हुआ है माई फॉर्म। तो यहाँ पे जो फॉर्म का नेम क्या है? माई फॉर्म दिया हुआ है, वही नेम तुम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हो। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में माई फॉर्म डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है, ये किसका नाम है? जो फॉर्म तुम HTML में बना चुके हो उसी फॉर्म को वैलिडेट करवा रहे हो, राइट? यहाँ पे तो उसी फॉर्म का नाम तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देना है। फिर कौन से फील्ड को तुम वैलिडेट करवा रहे हो? फर्स्ट नेम वाली। तो देखो यहाँ पे नीचे तुम्हारे फॉर्म का नेम दिया हुआ है, नेम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम। तो ये फर्स्ट फील्ड है, फॉर्म बनाने का मैं सिखा चुकी हूँ, राइट? तुम लोगों को, जिसमें तुम किस तरह से अलग अलग फील्ड्स बनाते हो, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड। तो नेम देना है, कोलन देना है, और फिर टैग, एंगुलर टैग ओपन करके क्या करते हैं? इनपुट टाइप, जो भी टाइप है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, ईमेल है तो ईमेल, पासवर्ड है तो पास, राइट? तो टेक्स्ट टाइप क्या रहेगा? टेक्स्ट रहेगा। और नेम तुमने यहाँ पे दिए हो एफ नेम, दैट इज फर्स्ट नेम। कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं एफ नेम ही देना है, पूरा फर्स्ट नेम भी लिखे तो चल जाएगा, बस स्पेस नहीं देनी बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने नेम क्या दिए? एफ नेम दिए। अब इसी नेम को तुम कहाँ पे डाल रहे हो? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे हो। तो फॉर्म का नाम माई फॉर्म जो ऑलरेडी तुम फॉर्म में डिफाइन कर चुके हो, और उसी तरह से फर्स्ट फील्ड, फर्स्ट नेम की फील्ड, उसका नाम क्या था? एफ नेम, वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हो। डॉट वैल्यू, अब वैल्यू क्या करता है? इनके अंदर की वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा कि जो भी यूजर उसकी वैल्यू डालेगा वो सही होनी चाहिए, ये चेक करना है हमें, राइट? तो ये वैल्यू डॉट वैल्यू से स्पेसिफाई होती है। फिर सेमीकोलन लगा दो। अब यहाँ पे इफ लगा रहे हैं हम, इफ पैरेंथेसिस में x इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। अब डबल इन्वर्टेड में क्या दिया हुआ है? तुम्हारे माई फॉर्म दिया हुआ है, एफ नेम दिया हुआ है। तो अगर x की वैल्यू इक्वल टू है इसके, तो तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एल्स क्या करेंगे हम? एक अलर्ट मैसेज, देखो नीचे लिखा हुआ है, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अगर वो चीज एम्प्टी रह रही है, फिल नहीं हो रही है, तो एक अलर्ट मैसेज आएगा कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। देखो इफ x इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, दैट मीन्स अगर उसमें कुछ भी नहीं डाला गया है तो नीचे एक अलर्ट मैसेज पॉपअप होगा कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। कब होगा? जब तुम्हारे वो डबल इन्वर्टेड में कोई भी चीज नहीं डाली गई। ठीक है, रिटर्न फॉल्स, दैट मीन्स कि तुम्हारा नेम फिल आउट नहीं हुआ है। फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है?
कि अगर किसी पर्सन ने तुम्हारे फर्स्ट नेम वाली फील्ड को फिल नहीं किया तो एक एरर मैसेज या फिर एक अलर्ट मैसेज वहां पे पॉप होगा कि नेम मस्ट बी फिल आउट, या फिर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये भी लिख सकते हो। जो भी अलर्ट तुम यहाँ पे इस पैरेंथेसिस में लिखोगे वो वहां पे फॉर्म में शो होगा। ठीक है, और ये फॉर्म कौन सा है जो यहाँ पे HTML में ये फॉर्म क्रिएट किया गया है कि फॉर्म नेम हमने दिए माई फॉर्म, उसके ऊपर एक देखो एक्शन लगा दिए, एक्शन जो भी पेज रहेगा PHP का वो देना है, ऑन सबमिट क्या दिए है रिटर्न, फिर उसके बाद देखो वैलिडेट फॉर्म वाला फंक्शन यहाँ पे भी लगाए हैं और यहाँ पे भी लगाए हैं, राइट। तो सेम वैलिडेट फॉर्म वाला फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वाया जावास्क्रिप्ट। उसी के बाद देखो नेम लगा दिए, फिर इनपुट टाइप मतलब एक बटन बना दिए सबमिट बटन। तो जब सबमिट पे यूजर क्लिक करेगा तो जो भी उसने डेटा फिल किया है वो डेटाबेस में जाएगा, और अगर सबमिट करते वक्त उसकी फर्स्ट फील्ड एम्प्टी रहेगी, फर्स्ट नेम की फील्ड, तो एक एरर मैसेज पॉपअप होगा कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। तो इसी को कहते हैं हम फॉर्म वैलिडेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया फॉर्म वैलिडेशन? इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, तुम्हारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज XML। तो अब तक हमने 3 लैंग्वेजेस मोस्टली देखे हैं। तुम्हारा HTML देख लिए, HTML जो तुम्हारी मेन लैंग्वेज है जिसमें सारे चीजें तुम क्रिएट करते हो, राइट। जैसे ये फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, इमेजेस ऐड करते हो, वीडियो ऑडियो सारी चीजें HTML के थ्रू करते हो। फिर हमने CSS देखे, CSS से हम उन्हीं चीजों में डिजाइन ऐड करते हैं, जैसे जो ऑडियो वीडियो ऐड किए उसकी साइज, या फिर उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है, जो टेक्स्ट ऐड करोगे पैराग्राफ टैग के थ्रू, हेडिंग टैग के थ्रू, तो वो टेक्स्ट को कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड में कलर देना है, इमेजेस की साइज चेंज छोटी बड़ी करनी है। तो एक तरह से प्रॉपर लुक अगर अट्रैक्टिव क्रिएट करना है वेबसाइट का तो उसके लिए CSS यूज करते हैं। और उसके बाद हमने अभी जब जावास्क्रिप्ट का भी चैप्टर देखे, जो क्या करता है फंक्शनैलिटी ऐड करता है तुम्हारे HTML और CSS को। जैसे अभी फॉर्म वैलिडेशन वाला एग्जांपल ले लो कि तुमने फॉर्म बनाए HTML के थ्रू, CSS के थ्रू उसको डिजाइनिंग दे दी है फॉर्म को, एक अच्छा फॉर्म बनाए, लेकिन जब तक उसमें फंक्शनैलिटी नहीं डालोगे तब तक वो फॉर्म कुछ काम का नहीं है, राइट। सिर्फ लुक के और दिखने के लिए अच्छा रहेगा। तो जो फंक्शनैलिटी है वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट ऐड करता है। तो 3 तरह की चीजें देखे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेजेस आई होप क्लियर है। अब फोर्थ जो चीज है या फिर एक तरह से लैंग्वेज बोल सकते हो, ये है XML। अब XML देखो क्या होती है। XML stands for Extensible Markup Language. It is a text-based markup language derived from standard generalized markup language. तो देखो XML का फुल फॉर्म क्या है, Extensible Markup Language। HTML का फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो भी मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज बोले तो क्या, जिनमें टैग्स यूज किए जाते हैं। जो HTML में टैग्स हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में जो टैग्स लगाते हैं वो मार्कअप टैग्स होते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज बोले तो क्या, जिनमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, दैट मीन्स टैग वाली लैंग्वेज है जिसमें टैग्स यूज किए जाते हैं। उसी तरह से XML भी देखो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर टैग्स का यूज होता है। फिर उसी के बाद देखो ये भी एक टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से डिराइव की गई है, जिसको SDML हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो XML tags identify the data and are used to store and organize the data rather than specifying how to display it like HTML tags. फर्स्ट इज देखो XML के जो टैग्स होते हैं ये डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरह से वो टैग्स दिखेगा या डेटा किस तरह से दिखेगा इसके ऊपर XML का फोकस नहीं होता, लेकिन HTML का फोकस क्या होता है कि हेडिंग जो है वो बड़ी दिखनी चाहिए, बोल्ड में दिखनी चाहिए, बोल्ड टैग लगाते, इटैलिक करना है तो आई टैग लगाते, राइट। तो HTML फोकस किस पे करती है, डेटा किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, उसका लुक कैसा होगा, HTML इस पे फोकस करती है। और XML किस पे फोकस करती है कि डेटा को हम लोग नॉर्मली किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कि डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाना है, स्पेसिफाई एक तरह से किया कैसे करना है। ठीक है, which are used to display the data. XML is not going to replace HTML in the near future, but it introduces new possibilities by adopting many successful features of HTML.
तो देखो पहले जो पुराना वर्जन होता था XML का, उसमें बहुत सारी चीजें लैक होती थी HTML के थ्रू, तो नॉर्मली HTML ज्यादा यूजफुल होती थी एज कम्पेयर टू XML। बट अभी जो न्यूअर वर्जन XML के आए हैं वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फीचर्स HTML वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से हम बोलेंगे कि दोनों लैंग्वेजेस सिमिलर है, बस HTML हम लोग नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं, और जो XML लैंग्वेज होती है हमारी, ये नॉर्मली हम डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर तुम्हारा कोई वेब पेज है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट तुम्हें ऐड करना है, सिर्फ टेक्स्ट, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना, ना इमेज, ना वीडियो, ना ऑडियो, कोई भी चीज तुम्हें ऐड नहीं करनी, सिर्फ पैराग्राफ और पैराग्राफ ही ऐड करना है, तो ऐसे टाइम पे वो वेब पेज तुम XML के थ्रू बना सकते हो, क्योंकि XML नॉर्मली सिर्फ डेटा डिस्प्ले करती है। डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, सारी चीजें तुम XML में करोगे। और HTML जो है ये थोड़ा हायर वर्जन है कि तुम उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब देखो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ XML। देखो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। First is XML is extensible. XML allows you to create your own self-descriptive tags or language suit your application. एक्सटेंसिबल का मतलब क्या, XML एक्सटेंसिबल है मतलब क्या, यह लैंग्वेज में तुम खुद के टैग्स डिफाइन कर सकते हो। HTML में तुम खुद के टैग्स नहीं बना सकते। अगर बोल्ड के लिए B लगाना है तो बोल्ड के लिए B ही लगाना है, तुम्हारा सेल्फ डिफाइंड टैग वहां अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन XML तुमको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए या तुम्हारे वेबसाइट के लिए जो सुटेबल टैग लगा सकते हो वो तुम सेल्फ डिस्क्राइब करके तुम बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिबल। उसके बाद देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है XML does not present it. XML allows you to store the data irrespective of how it will be presented. तो जैसे मैंने बताई XML जो है वो लुक्स पे फोकस नहीं करता, HTML लुक्स पे फोकस करता है। XML का ओनली मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाए, किस तरह से डेटा को दिखाया जाए, डिस्प्ले किया जाए, लेकिन उसके लुक्स कैसे होंगे, वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड या फिर कोई अलग अलग कलर में दिखना चाहिए, ये सारी चीजें XML नहीं करता। अगर ये सारी चीजें करनी है तो यू हैव टू डू इट थ्रू HTML। ठीक है, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखो, XML is a public standard. XML was developed by an organization called the World Wide Web Consortium W3C and is available as an open standard. तो देखो ये पब्लिक स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स व्हाट, ओपन टू ऑल, हर कोई इसको यूज करता है। ये पब्लिक स्टैंडर्ड के तौर पे बनाई गई लैंग्वेज है, जिसको किसने बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। इनकी एक वेबसाइट है W3C, अगर तुम सर्च करोगे इंटरनेट पे तो W3C ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट है जो दूसरों की वेबसाइट्स को वैलिडेट करती है, बताती है कि कितने प्रॉब्लम्स तुम्हारे वेबसाइट में है और कितने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। तो अगर तुम नेट पे जाके W3C को सर्च करोगे तो तुम्हें उनकी वेबसाइट मिलेगी, जहां पे तुम अगर किसी भी वेबसाइट का लिंक अगर उनके एड्रेस बार में पेस्ट करते हो तो वो तुम्हें वो वेबसाइट को वैलिडेट करके बताती है। ठीक है, तो ये W3C है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिनके थ्रू XML क्रिएट किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है XML का, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो सेम टैग्स जैसे हम HTML में लगाते हैं उसी तरह से एंगुलर ब्रैकेट में टैग्स लगते हैं, बट यहाँ पे तुम कोई भी टैग यूज करते हो तुम्हारे नाम का। जैसे देखो ऊपर नोट टैग ओपन हुआ, नोट टैग HTML में तुम यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई टैग ही नहीं है HTML में, राइट, लेकिन यहाँ पे तुम कर सकते हो। नोट टैग बोले तो तुम एक नोट लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो। देखो नीचे टू, यहाँ पे टॉप दिया हुआ है, नेम फ्रॉम जानी, फ्रॉम नेम क्या दिया हुआ है, जानी, कोई भी दे दो। हेडिंग क्या दी हुई है, रिमाइंडर दी हुई है। हेडिंग टैग के लिए देखो हेडिंग पूरा लिखा हुआ है। टू और फ्रॉम मतलब किसकी तरफ से किसको। फिर उसके बाद देखो बॉडी में लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, और बॉडी को क्लोज कर दिया हुआ है। फिर नोट टैग को क्लोज कर दिया हुआ है। तो देखो इसी चीज का आउटपुट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी तुम नोट लिखोगे वो येलोइश कलर में शो होगी। XML का बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट येलो कलर में शो होता है। ठीक है, तो नोट, फिर उसके बाद देखो क्या तुमने दिए थे, कौन सा टैग लगाए थे, टू, तो टू इस तरह से लिखकर आएगा, आगे कोलन डिफॉल्ट आएगा। टू के अंदर तुमने क्या नाम लगा दिए, टो, तो टोव लिख कर आया। फिर उसके बाद तुमने कौन सा टैग लगा दिए, फ्रॉम टैग लगा दिए, तो फ्रॉम यहाँ पे लिख के आया, अगेन फ्रॉम के आगे कोलन लग के आया बाय डिफॉल्ट, और नाम क्या था, जानी। उसके बाद देखो तुमने कौन सा टैग लगाए,
हेडिंग टैग लगाए, तो हेडिंग टैग कुछ हेडर के हेडिंग फॉर्मेट में आया, जैसे बोल्ड है और थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, तो हेडिंग टैग के अंदर क्या लिखे थे, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ हेडिंग फॉर्मेट में लिख कर आया। उसके बाद बॉडी टैग लगा दिए, बॉडी के अंदर तुमने क्या लिखे, डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, तो वो बॉडी के अंदर एज इट इज यहाँ पर लिख के आया है। फिर उसके बाद नोट टैग को क्लोज कर दिए, तो तुम्हारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सएमएल। तो अगर तुम गौर से अगर इसको नोटिस करो तो एक्सएमएल जो है ये डेटा को सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, प्रेजेंट करवा रहा है। डेटा किस तरह से दिखना चाहिए, उसका दूसरा कोई चीज उसमें ऐड हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक तरह से डेटा को प्रेजेंट करवा रहे। HTML बहुत तरह के फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक तरह से एडवांटेज HTML का, हम कोई भी इन न्यूमरस टाइप्स ऑफ चीजें, कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। फिर उसके बाद देखो XML अबाउ इज क्वाइट सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। जैसे हमने देखे यहाँ पे सेल्फ डिफाइंड टैग्स है, जैसे नोट टैग कोई टैग नहीं होता, हमने सेल्फ से डिफाइन किए। टू टैग कोई टैग नहीं होता, हमने सेल्फ से डिफाइन किए। फिर फ्रॉम टैग भी कोई टैग नहीं होता, ये हमने खुद से डिफाइन किए। मतलब क्या, XML में तुम खुद के टैग्स लगा सकते हो। It has sender information, it has receiver information, it has heading and it has a message body। तो इसमें sender की भी information है, receiver की भी information है, heading भी है और message की body भी है। तो I hope यहाँ तक clear है तुम्हारा XML का part। Yes, ma'am. उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन XML और HTML दिया हुआ है। तीन डिफरेंस दिए हुए, देखो XML was designed to carry data with focus on what data is। तो XML का जैसे मैंने बताई पार्ट, वो सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। HTML को इस तौर पे देखोगे तो HTML बहुत ज्यादा फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। HTML के थ्रू तुम कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो। फिर उसके बाद देखो HTML was designed to display data with how does data looks। तो HTML कैसे बनाया गया था कि डेटा के लुक्स पे वो फोकस कर रहा है, कि अगर तुमने हेडिंग दी हो तो हेडिंग बड़ी दिखनी चाहिए, रेड कलर अप्लाई करना है तो रेड कलर अप्लाई कर सकते हो, येलो कलर अप्लाई करना है येलो कलर अप्लाई कर सकते हो। तो HTML में तुम डेटा के लुक्स पे वर्क कर सकते हो, XML में सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक HTML टैग्स आर। तो XML टैग्स प्री डिफाइंड नहीं रहते, तुम खुद से XML टैग्स को प्री डिफाइन डिफाइन करते हो। और HTML टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं, लाइक बोल्ड अगर करना है तो B टैग प्री डिफाइन किया हुआ है, बॉडी टैग प्री डिफाइंड है वहां पे, राइट। इटैलिक टैग प्री डिफाइंड है, अगर तुमको इमेज ऐड करनी है तो इमेज टैग प्री डिफाइंड है, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग प्री डिफाइंड है। तो HTML के सारे टैग्स जो है वो प्री डिफाइंड टैग्स है, उन्हीं को तुम यूज करके कोई चीज क्रिएट कर सकते हो। पर XML में खुद के टैग्स तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ XML। तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट एडवांटेजेस देखो, XML is a platform independent and programming language independent, thus it can be used on any system and supports the technology change with that when that happens। तो देखो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे XML को यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, तो ये ज्यादा हेल्पफुल है, हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हुआ। फिर उसके बाद देखो XML सपोर्ट्स यूनिकोड। यूनिकोड इज एन इंटरनेशनल एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर यूज विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स विद बाय व्हिच ईच लेटर, डिजिट और सिंबल इज असाइन्ड अ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू दैट अप्लाइज क्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोग्राम्स। देखो XML यूनिकोड को सपोर्ट करता है। अब यूनिकोड क्या है, यूनिकोड एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जैसे कि बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट, ओपन स्टैंडर्ड होता है, प्राइवेट स्टैंडर्ड होता है। तो यूनिकोड जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एनकोडिंग के लिए, जिसका यूज किसके साथ कर सकते हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग स्क्रिप्ट्स के साथ करते हैं। तो XML किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड को सपोर्ट करता है। मतलब क्या, XML को तुम किसी भी लैंग्वेज के साथ, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ यूज कर सकते हो, एज वेल एज मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के साथ तुम XML को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, द डेटा स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड यूजिंग XML कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट अफेक्टिंग द डेटा प्रेजेंटेशन। तो जो भी डेटा तुम XML के थ्रू स्टोर कर रहे हो, उस डेटा को तुम एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस तुम चेंज कर सकते हो, बाकी का डेटा अफेक्ट किए बगैर। उस तरह से HTML में नहीं होता है। HTML में अगर तुम कोई चेंजेस करने जाते हो तो आजू बाजू की चीजों पे भी चेंजेस अप्लाई होते हैं, राइट, कुछ ना कुछ हिल जाता है। लेकिन XML इस तरह से नहीं, अगर कहीं पे चेंजेस करने हैं तो तुम डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हो।
Generally, other markup language such as HTML is used for data presentation. HTML gets the data from XML and display it on the GUI graphical user interface. Once the data is updated in XML, it does reflect in HTML without making any change in HTML. तो देखो ये फीचर अगर तुम्हें HTML में अप्लाई करना है कि अगर कहीं पे चेंजेस करने हैं विदाउट बाकी के चीजों को किए बगैर, तो इसके लिए तुम XML का यूज करते हो। तो ये एक एडवांटेज है किसका, XML का, कि HTML में भी XML की जरूरत पड़ती है। कब, जब तुमको ये फीचर अप्लाई करना है कि कहीं पे अगर चेंजेस करने हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर टैग्स और अदर डेटा, राइट। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, XML को कनेक्ट करोगे HTML के थ्रू, फिर XML वो डेटा HTML XML से डेटा लेता है और फिर उसको स्टोर करता है तुम्हारे GUI पे, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और फिर जब तुम HTML को रन करते हो तब तुम्हारा वो फीचर अप्लाई हो जाता है HTML के ऊपर कि बाकी के फीचर्स को डिस्टर्ब किए बगैर, बाकी के टैग्स को डिस्टर्ब किए बगैर तुम रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज है तुम्हारे XML का। फिर XML allows validation using DTD and schema. This validation ensures that the XML document is free from any syntax error. तो देखो XML DTD validation अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी एरर या फिर सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। तो DTD एक ऐसा एब्रीवेशन जिसको बोल सकते हैं कि DTD एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू तुम सिंटैक्स फ्री या फिर एरर फ्री चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो देखो जो वैलिडेशन तुम XML डॉक्यूमेंट में करोगे इसमें कोई सिंटैक्स एरर फिर नहीं आएगा। फिर उसके बाद देखो XML simplifies data sharing between various systems because of its platform independent nature. XML data doesn't require any conversion between when transferred between different systems. तो because of being प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तुम XML को डेटा किसी भी सिस्टम से शेयर कर सकते हो। जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में XML का डेटा इजीली शेयर हो सकता है। व्हाई? बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको यूज कर सकते हो। तो दिस आर दी सम एडवांटेजेस ऑफ XML। उसके बाद देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है फटाफट देख लेंगे। XML syntax is verbose and redundant compared to other text-based other transmission formats such as JSON। तो देखो थोड़ा सा कन्वर्जन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, एज कम्पेयर टू HTML, एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो ये एक प्रॉब्लम है। With the redundancy in syntax of XML causes higher storage and transportation cost when the volume of data is large। ये दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि XML सिर्फ डेटा स्टोर करने पे फोकस करता है, राइट। डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से स्पेसिफाई करना है, तो इसकी वजह से स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मेमोरी का प्रॉब्लम इशू आ सकता है। एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन, जो शेयरिंग करते हैं ना हम, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, तो शेयरिंग में कभी कभी ज्यादा एक्सपेंसिव वो शेयरिंग हो जाती है, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है इसका। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है XML का कि मेमोरी इशू, स्टोरेज इशू आ जाता है, एज वेल एज कॉस्ट भी कभी कभी ज्यादा हो जाती है इसकी। फिर उसके बाद देखो XML डॉक्यूमेंट इज लेस रीडेबल कंपेयर टू अदर टेक्स्ट बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट सच एज JSON। तो ये तो नॉर्मल है, जस्ट बिकॉज इट्स अप्लाइंग टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस कर रही है, तो इसका रीडेबल जो है ये लेस, मतलब एज कम्पेयर टू HTML एंड अदर लैंग्वेजेस उसके अंदर ज्यादा फीचर्स है, इसमें कम फीचर्स है, राइट। फिर XML डजंट सपोर्ट एरे। तो देखो और एक डिसएडवांटेज कि ये एरे को सपोर्ट नहीं करता। हम HTML में एरे बना सकते हैं, मैट्रिसेस वगैरह कुछ भी तुम बना सकते हो HTML में बाय इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट, राइट। हमने देखे बहुत तरह के मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स तुम लगा के मैथमेटिकल चीजें HTML में डाल सकते हो, लेकिन XML एरे वगैरह को सपोर्ट नहीं करता। फिर उसके बाद देखो XML फाइल साइजेस आर यूजुअली वेरी लार्ज ड्यू टू इट्स वर्बोज नेचर। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हु इज राइटिंग इट। दूसरा डिसएडवांटेज ऐसा कि उसकी जो फाइल साइज होती है XML की, वो कंसिडरेबल टू अदर लैंग्वेज बहुत ज्यादा हाई होती है, ज्यादा स्टोरेज जो साइज होती है वो उसकी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HTML एंड अदर लैंग्वेजेस फाइल। तो ये एक डिसएडवांटेज है तुम्हारे XML का। तो आई होप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर है XML के। इज इट क्लियर? समझ में आए चीजें? ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं।